हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड भूगोल का पहला पाठ है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ये एनसीईआरटी के अभ्यास हैं जिनका मैं आपको उत्तर करवाऊंगा। प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर आपको करवाऊंगा। तो इसमें उत्तर भी लिखा हुआ है। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि 2020 से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उसी के आंसर को पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। एनसीईआरटी में सभी कुछ वही पढ़ना होता है जितना आपके लिए नॉलेजफुल हो। तो पहला क्वेश्चन है इस अभ्यास प्रश्न का एनसीईआरटी के। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा है। तो आंसर होगा आपका घ, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। यही जो है आपका उत्तर होगा पहले का। दूसरा देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या है, नहीं है। तो आपका इसका आंसर होगा ग, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो हैं वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका आंसर होगा घ, ख वाला, प्रौद्योगिकी। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा रहता है नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं कि बस लगा देते हैं आंसर कौन सा है। ये सबसे चीज़ देखना पड़ता है कौन सा है या कौन सा नहीं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। तो इसका आंसर होगा आपका ग वाला, स्थानिक संगठन जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ये आपके प्रश्न 2 से शुरू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ से बनता है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको मानव भूगोल की एक परिभाषा जो है वो किसी लेखक के अनुसार लिखनी होगी। इसके बाद उसके बारे में लिखना होगा, मानव भूगोल के बारे में। तो यहाँ से देखिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आप एक अच्छी सी हेडिंग लिखेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा। फिर इसके बाद यहाँ से उत्तर लिखेंगे नीचे से। अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ बातें समान हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों का, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक विवरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगर मानव भूगोल की परिभाषा आ जाएगी लिखने के लिए तो आप यही लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। इसी तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लंबे चौड़े भी नहीं पूछे जाते हैं। सामान्य क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप साइड बुक के चक्कर में मत पड़िए, मैं बार बार बोलता हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, अच्छी बहुत बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, एनसीईआरटी उसके लिए भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए तो आप साइड बुक का यूज करें। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र हैं। ये मानव भूगोल के क्षेत्र नहीं पूछा है, ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र निम्नलिखित हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। तो पहला है व्यवहारवादी सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, संस्कृति भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आज ये सब क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। जब इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विषयों से संबंधित है।
तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से क्या है, गहरा संबंध है। जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक व जननांकी आदि। ये क्या है, मानव भूगोल का विषय है, जो मानव भूगोल इन सबसे संबंधित है। आप उदाहरण भी देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। फिर आपको देखिए यहाँ से दीर्घ प्रश्न शुरू होता है। आप देखिए एनसीईआरटी में वही प्रश्न दिए जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो देखिए इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ में क्या है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। एक ये प्रश्न बनता है दीर्घ में, एक बनता है प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप उत्तर लिखेंगे यहाँ से, आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार क्या करता था, काम करता था, अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णता सामंजस्य बनाए हुए हैं, और प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य व सत्कार योग्य बनी हुई है। यानी वो प्रकृति को एक बल या पूज्य या शक्तिमान समझकर क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्राकृतिक का रूप धारण किए हुए हैं। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। तो बच्चे जब आप इतना बड़ा उत्तर लिखेंगे तो जाके आपको कहीं 6 नंबर मिलता है। तो देखिए ये उत्तर जो है बहुत ही सटीक लिखा गया हुआ है। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको याद ज़रूर हो जाएगा। चलिए मैं इसे शॉर्टकट में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये उत्तर लिखा गया है वही आप सेम टू सेम लिखें। एक बार इसे पढ़ें, जो आपके मन में जो विचार आता है उस विचार को आप लिखेंगे, लेकिन उस व्यवस्थित शब्द जो लिखा जाता है व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या था, मानव के प्रकृतिकरण में मानव जब आदिम था, यानी मानव जब आदिमानव था, जब धरती पर जन्म लिया था, तो जब धरती पर बारिश होता था, बहुत तेज तूफान उफान आता लग रहा है, कैसे अचानक इतनी तेज हवा बहने लगी है, तो वह प्रकृति को जो है एक शक्तिशाली बल समझता था, उसकी वह पूजा करने लगा। जब भी बाढ़ आती थी तो पूजा करता था प्रकृति की कि बाढ़ ना आए। बिजली तेज गरजती थी तो भी वह भगवान को धीरे धीरे वो उसको भगवान समझने लगा प्रकृति को। इन्हीं सब मानवीय क्रियाओं को ही हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह जब आप भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको उसका भाव मालूम पड़ जाएगा और आप भी आसानी से उत्तर को अपने मन से लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर देखिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में आपको लिखना होगा। तो उत्तर क्या आप लिखेंगे, देखिए उत्तर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितना आपको उत्तर लिखना होता है उतना ही उत्तर आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादा लिखने से एग्जामिनर खुश नहीं हो जाएगा, वो आपको नंबर नहीं देगा। सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए मानव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी
तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों का, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक विवरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उसकी व उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, नगरी, ग्रामीण। इतने आप ये जो नीचे मैं पढ़ रहा हूँ ये सब उसके उदाहरण हैं, इन्हें आपको जरूर लिखना होगा। अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि इत्यादि क्या हैं? पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह के विस्तार के साथ मानव भूगोल नए उपक्षेत्रों को विकास होता है। यानी इस तरह से मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का क्या होता है? विकास होता है। तो इतना बड़ा जब आप लिखेंगे और इतना सटीक लिखेंगे तब कहीं जाकर आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। ये दीर्घ उत्तर है और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए, बोर्ड की तैयारी के लिए आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं एनसीईआरटी के सलूशन आपको हर चैप्टर वाइज देता हूं और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, कौन बार बार पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।